हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी पारा हाई है। वहीं आज यूसीसी पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक होगी, जहां राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। इसको लेकर जहां सुशील मोदी ने कहा कि बैठक कर सभी हितधारकों के विचार जानेंगे। समान नागरिक संहिता पर सियासत लंबे समय से होती आ रही है। देश के राइट विनिंग पार्टियों के एजेंडों में ये मुद्दा हमेशा से रहा है। पिछले 9 सालों से केंद्र की सत्ता में काबिज है। अब हमने इसे एजेंडे के तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो बता दें कि यूसीसी पर विपक्ष का वार लगातार जारी है। इसी के साथ आज यूसीसी पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक की गई। बताया जा रहा है कि यूसीसी पर बैठक में कई तरह की रणनीति तैयार होगी। वहीं बता दें कि यूसीसी को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। इसी के साथ लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां यूसीसी का विरोध कर रही हैं। बता दें कि आज यूसीसी को लेकर संसदीय समिति की बैठक की गई है। तो सुशील मोदी की बैठक अध्यक्षता में आज यूसीसी को लेकर बैठक की गई है। बताया जा रहा है कि संसदीय समिति की बैठक है, इस पे मंथन किया जाएगा। यूसीसी को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं यूसीसी को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन भी दे रही हैं। यूसीसी पर लगातार सियासी पारा हाई है। लगातार विपक्ष की तरफ से इसका विरोध जताया जा रहा है। वहीं आज बता दें राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी यूसीसी को लेकर, जहां सुशील मोदी ने कहा कि बैठक कर सभी हितधारकों के विचार जानेंगे। समान नागरिक संहिता पर सियासत लंबे समय से होती आ रही है। देश के राइट विनिंग पार्टियों के एजेंडों में ये मुद्दा हमेशा से रहा है। बीजेपी जो पिछले 9 सालों से केंद्र की सत्ता में काबिज है, अपने अब इस एजेंडे की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, यूसीसी को लेकर संसदीय समिति की बैठक की गई थी, क्या कुछ मंथन हुआ इसमें? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज देश की राजधानी नई दिल्ली में संसदीय कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें अगर बात करें तो संसदीय कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अगुवाई में ये बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा के 22 सांसद और राज्यसभा के 9 सांसदों को मिलाकर 31 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। इस बैठक में साफ तौर से देखा जाए तो इस बैठक में लॉ कमीशन को भी कहीं ना कहीं बैठक का हिस्सा बनाया गया था, जिससे चर्चा हो सके। आपको बताएं कि विधि द्वारा जो 102 पन्ने का कहीं ना कहीं ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में कहीं ना कहीं सरकार संसद भवन में इसे पेश करेगी और तमाम सांसदों का समर्थन मांगेगी। इसी क्रम में आपको बता दें कि आज संसदीय कमेटी की तरफ से बैठक की गई थी। इसका उद्देश्य था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो सियासत चल रही है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये गैर राजनीतिक आज का बैठक था, और इस बैठक में कहीं ना कहीं लॉ कमीशन के साथ संसदीय कमेटी के तमाम सदस्य आज चर्चा किए हैं इस 102 पन्ने के पूरे रिपोर्ट पर। और इसमें अगर बात की जाए तो हर एक तबके का सुझाव भी था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जो लॉ कमीशन के साथ चर्चा की गई है। और इस चर्चा का कहीं ना कहीं देखें तो तमाम जो संसदीय सदस्य के तमाम सदस्य थे, उनके भी विचार लिए गए हैं। साथ ही साथ लॉ कमीशन की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाले जिम्मेदारान थे, उनके भी विचार लिए गए हैं। अभी अगर बात करें तो बैठक का प्रारूप बाहर निकल के नहीं आता है कि इसमें क्या इस बैठक का क्या उद्देश्य जो था, उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि बैठक अभी समाप्त हुआ है और जल्द ही कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी संसदीय वही बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि बीजेपी के एजेंडों में ये यूसीसी प्रमुख एजेंडा है। वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से एक सियासी एजेंडा है।
आपको बता दें कि इसको लेकर कहीं ना कहीं देश की सियासत तेज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां अखिलेश यादव कल अपने एक कार्यक्रम में कहते हुए नजर आते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बना रही है, इसका हम विरोध करेंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पुरजोर विरोध कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ध्रुव विरोधी आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह से समर्थन दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा सुश्री मायावती की तरफ से कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो समर्थन करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी जैसे इसे इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे इसे लागू कर रही है, वो तरीका ठीक नहीं है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो देश के अंदर में गोवा में ये कानून लागू है और आर्टिकल 44 के तहत वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत तमाम कार्य किए जाते हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में लागू करने को लेकर बयान दे चुके हैं। अब उनका कहना है पुष्कर सिंह धामी का, जब गोवा में हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, बात करें तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो आए दिन बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और उनका एक तरफा बयान है जिसमें साफ तौर से वो कह रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सेकुलर देश है और इस तरह के कानून हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं आपको बता जो अल्पसंख्यक है, लगातार मुस्लिम समाज उसका जो शरीयत कानून को मानते हैं वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं पर भोपाल के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस तरीके से इस्लामिक स्टेट में भी इस्लामिक देशों में भी एक कानून बनाया गया है, तो एक देश में दो तरह के कानून क्यों चलाए जाते हैं। उन्होंने कई देशों का उदाहरण भी दिया था। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन भोपाल के अंदर में एक चुनावी सभा के दौरान उनकी तरफ से कहा गया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। एक देश एक विधान के तहत देश में सबके लिए एक जैसा कानून रहना चाहिए। उनका साफ तौर पे कहना था, एक उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहीं ना कहीं अपने संबोधन में कहा था कि एक घर में दो नियम नहीं चल सकते, ठीक वैसे ही एक देश में कई कानून नहीं चल सकते, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए तो प्राइम टीवी टीम लखनऊ के मिश्रित आबादी में जाकर एक पब्लिक रिएक्शन की थी, जिसमें तमाम मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों की तरफ से कहा गया था कि हम शरीयत को मानते आए हैं और शरीयत के हिसाब से ही हम अपने धार्मिक अनुष्ठान या शादी विवाह जायदाद का बंटवारा और इन सब चीजों को करते हैं। और खास करके बात करें कि आपको बता दें कि कई मुस्लिम संगठन के जो तमाम मौलवी हैं उनका ये भी कहना है कि एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये एक कानून नहीं है बल्कि हिंदू कानून है जो हम लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जी आपको बता दें कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज से 10 दिन पहले सियासत तेज हुई थी, उस वक्त एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया था कि ये कोड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं हिंदुओं के हितकारी होगा और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस की शासन था उस वक्त आर्टिकल 44 की दलील देते हुए गोवा में जब इसे पारित किया गया तो अब देश में इसे लाया जा रहा है, तो क्यों उन्हें दिक्कत हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां मुस्लिम संगठनों की तरफ से खासकर बात करें तो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनका तेवर काफी हमलावर है, वही भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो अच्छाइयां हैं उसको लेकर घर घर पत्र बांटते हुए एक अभियान भी चला रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मानसून सत्र में इसे सदन के पटल पर रखा जाता है और सांसदों का इस पर क्या रवैया रहता है इस कानून को लेकर, वो मानसून सत्र में देखा जाएगा। अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की सियासत तेज है। वहीं अगर बात की जाए तो आपने देखा कि पटना के अंदर में 15 विपक्षी दलों की एक बैठक हुई जिसमें से 13 विपक्षी दल कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो दल कहीं ना कहीं अभी सन्नाटे में बैठे हैं वो अपना रुख क्या रखते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि यूसीसी को लेकर आज संसदीय समिति की बैठक की गई थी। सुशील मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी। बताया जा रहा था कि सभी जिन हितग्राहियों के योजनाओं को जानने के लिए, उनका मंशा जानने के लिए ये बैठक की गई है।
महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक के बीच सियासी पारा हाई है। वहीं इसको लेकर लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हो रही उथल पुथल को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी जल्द ही एनडीए का हिस्सा होंगे। वहीं इसी मुद्दे पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी अपनी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम और विपक्ष के अगुवाकार नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा होंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत ने देश में हलचल मचा दी है। लगातार बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी और विपक्ष से लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी के बीच सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियों का प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ चुका है। बीजेपी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी खेल खेला है, उससे देश में सियासत में हलचल आ गई है। देश की सियासत में उथल पुथल हो गई है। वहीं तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। रामदास अठावले ने बयान दिया है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी अब एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने इस बयान को खारिज किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत का खेल चला, इसके बाद देश में सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। लगातार बयानों की प्रक्रिया भी जारी है। इसी बीच रामदास अठावले ने यूपी के सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए नंदिनी, अहम ये है कि 24 का चुनाव आ चुका है, जिसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष अपनी नीति पे काम कर रहा है। तो वहीं विपक्ष भी अपने आप को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। पहले में भी देखा है, जैसे जैसे हाल में बैठक हुई थी, बैठक के माध्यम से पटना में एक संदेश लाया गया था कि सभी दल एकजुट हैं। पर जैसे हमने देखा है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ जो केंद्र का अध्यादेश आया था, उसको लेकर जो प्रक्रिया थी, जो विपक्षी एकता थी, वो कहीं ना कहीं बट्टी नजर आई थी। क्योंकि वहाँ पर केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि अगर विपक्षी एकता की बात नहीं होगी या केंद्रीय अध्यादेश पर एकजुटता की बात नहीं होगी, तो हम आने वाले समय में जो बैठक कहा जा रही है शिमला में होगी, उससे बायकॉट कर सकते हैं। तो पहले नजर आ गया था कि विपक्षी एकता में जो आज एक साथ बैठक हुई है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। इसके बाद हमने देखा जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है, शरद पवार राष्ट्रवादी प्रमुख शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने हाल में ही अब इन्होंने बीजेपी जो शिवसेना गठबंधन है उसको ज्वाइन कर लिया, उसमें शामिल हो गए हैं और उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है, जो कि विपक्ष के नेता थे सदन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को भी यहाँ नुकसान हुआ है। शरद पवार जो लगातार बोलते आ रहे थे कि हम झुकेंगे नहीं और हम जाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके भतीजे ने जिस तरह से यहाँ पर शिवसेना और भाजपा के साथ एकजुटता के साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम बन के सामने आए, तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की बात है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम नजर आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नंदिनी ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, रामदास अठावले भी आए थे और उन्होंने भी ये बात कही है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में जो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी हैं वो यहाँ पर एनडीए का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो संजय निषाद हैं, जो कि मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी समय समय बयान देते हैं। उन्होंने अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि जो विपक्षी एकता के अगुवा है, जो पटना में बैठक हुई थी, पटना की बैठक जिसने अध्यक्षता की थी, वो नीतीश कुमार आने वाले समय में एनडीए का हिस्सा होंगे। तो यहाँ पर गुरेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। नीतीश कई बार भाजपा से सरकार बना चुके हैं और अब वो फिलहाल तेजस्वी यादव की आरएलडी के साथ सरकार बनाए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात जरूर होती है, एक साथ जोड़ने की, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समीकरण है उसको देखते हुए काम होता है। क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी देखा है कि राजद गठबंधन से नीतीश कुमार हमेशा तौबा करते थे, पर आज उसी राजद की सरकार बनाए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्यों और किसके साथ जाएगा, 24 के लिए अहम यहाँ पर फैसला होगा। पर फिलहाल विपक्षी एकता को लेकर जिस तरह से विपक्ष बातें कर रहा था, अखिलेश यादव बातें कर रहे थे, बीजेपी ने महाराष्ट्र में सियासी दांव खेला है, जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में सियासी दांव खेला है, इसको लेकर तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो शरद पवार को भी टारगेट पर ले रही और कह रही हैं कि जिसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्हीं के नाक के नीचे अजीत पवार ने एनडीए में शामिल अपनी सदस्यता कर ली। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बयान है और मैं आपको बताऊँ इस बयान को लेकर जिस तरह से अभी एएमआईएम के महासचिव और प्रवक्ता असीम बगान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये केवल और केवल शरद पवार दिखावा कर रहे हैं, ये सब को उनकी सोची समझी साजिश है, इसके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार काम को अंजाम दिया है। अजीत पवार उनके भतीजे हैं, कैसे उनको जानकारी नहीं लगी, केवल ये दिखावा है, सच्चाई कुछ है और झूठ कुछ और बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मंतव्य जो आप बता रही हैं
मंतव्य स्पष्ट करता है कि यह बात जरूर शरद पवार कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो एआईएम प्रमुख एआईएम राष्ट्रीय महासचिव आरोप लगा रहे हैं, प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं और तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शरद पवार की संलिप्तता है बिना उनकी जानकारी के। अजीत पवार का मंत्रिमंडल में शामिल होना, शिवसेना बीजेपी गठबंधन में शामिल होना और डिप्टी सीएम बन जाना, ये केवल एक दिन की बात नहीं है, ये बल्कि लंबे समय से यहाँ पर चर्चाएं चल रही होगी और चर्चाओं के बाद अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है अजीत पवार के द्वारा। जी, नीतीश कुमार ने जिस विपक्षी एकता की बात कही थी उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस विपक्षी एकता को फूट डालने में कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में सियासी खेल खेला है तो बीजेपी इसमें सफल हुई है। देखिए नंदिनी, यहाँ पर खेल खेला है कि नहीं खेला है वो तो बात की बात है, पर यहाँ पर हमने आपको पहले बताया विपक्षी एकता की यह बात जरूर हो रही थी, पर केंद्रीय अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ को लेकर भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी तमाम लोगों में यानी जो फूट पड़नी है वो शुरू हो गई थी। पटना बैठक के दौरान भी इस पर चर्चा नहीं हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार के खिलाफ इस अध्यादेश पर कुछ नहीं बोला गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी दर्जा बना चुकी है, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, अगर वो गठबंधन में यहाँ शामिल नहीं हो रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं भाजपा के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष में फूट डलना एक आमतौर पर माना जाता है और फिलहाल फूट यहाँ डल चुकी है। पर जब तक यहाँ पर बड़े फैसले नहीं होंगे, एकजुटता की बात नहीं होगी और एक दूसरे सहयोग करने की बात नहीं होगी नंदिनी, तो यहाँ पर विपक्षी एकता की बात करना बेमानी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। तो बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर देश में उथल पुथल जारी है। इसी बीच रामदास अठावले ने यूपी के सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैदराबाद के दौरे पर है, जहां अखिलेश यादव और केसीआर के बीच मीटिंग होनी है। बता दें कि केसीआर आरजेडी के नेताओं के बीजेपी से संपर्क में होने की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच बीजेपी के एक मंत्री ने केसीआर आरजेडी के नेताओं के संपर्क में होने का दावा भी किया है। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार 2024 को लेकर तैयारियों में है। इसी बीच आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैदराबाद के दौरे पर है, जहां कहा जा रहा है कि वो केसीआर से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि एनडीए के साथ केसीआर और आरजेडी जो है शामिल हो सकते हैं। इसी को लेकर आज केसीआर से मुलाकात करने पहुंचे अखिलेश यादव। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, हैदराबाद के दौरे पर है अखिलेश यादव, जो कि हैदराबाद पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है केसीआर से आज उनकी मुलाकात होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज 12:30 बजे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतरे। वहां अगर बात की जाए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के अपने समर्थकों के साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का स्वागत करते हैं, जिसके ठीक बाद आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित प्रगति मैदान में कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं की मुलाकात होती है और वहीं दोनों कहीं ना कहीं दोपहर का भोजन खाते हैं। उसके ठीक बाद आपको बता दें कि इस बैठक को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है उस दृष्टि से कहीं ना कहीं काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के आरोप पर ये बैठक पर कहीं ना कहीं सभी की निगाहें टिकी हुई है। आपको बताएं कि बीजेपी के नेता की तरफ से एक आरोप लगाया गया था कि बिहार की आरजेडी और तेलंगाना की पार्टी जिसके मुख्यमंत्री केसीआर है बीआरएस, ये दोनों दलों के नेता के तमाम विधायक कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में है, जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की जो मिसाल बिहार में विपक्षी दलों के द्वारा पेश की गई उस पर करारा प्रहार देखने को मिला। उसके ठीक बाद इस बैठक को लेकर एक बड़ा तमाम जो दल है वो काफी निगाहें बनाए बैठे हैं कि बैठक के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ विशेष चर्चा होगी विपक्षी एकता को लेकर। अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव विपक्षी एकता को, एकजुटता को बनाने के लिए लगातार कई कार्यक्रम किए हैं, कई दौरे किए हैं। उसी क्रम में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष की अगली बैठक होनी है और पिछली बैठक में कहीं ना कहीं बीआरएस पार्टी के केसीआर शिरकत नहीं किए गए थे। उसी दरमियान अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव जिस तरीके से आप बता रहे हैं लगातार अखिलेश यादव विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं, तो अखिलेश यादव और केसीआर के इस मुलाकात को क्या विपक्षी एकता में ताकत मिलेगी?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इसमें दो चीजें सामने निकल के आती हैं। पहला कि अखिलेश यादव कुछ अलग चाल चलेंगे इस मुलाकात के बाद। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां विपक्षी एकता में आपने कल सेंधमारी देखा, जिसके बाद अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो एक लंबे समय से तीसरे मोर्चे की बात करते हुए नजर आए हैं। एनडीए और यूपीए के ठीक सामने तीसरा मोर्चा अगर तैयार होगा तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल उसमें प्ले कर सकते हैं। साथ ही अगर केसीआर जो तमाम विपक्षी दलों का गठबंधन तैयार हो रहा है उसमें नहीं आते हैं तो निश्चित तौर से माना जाए कि अखिलेश यादव, केसीआर एवं तमाम दल तीसरे मोर्चे का गठन कर सकते हैं। मगर अखिलेश यादव इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो तमाम विपक्षी दलों के साथ है। इसके बाद से साफ है कि हो सकता हो कि अगली बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस चीफ केसीआर भी सम्मिलित हो सकते हैं। आज की बैठक के बाद अगर बात की जाए तो जब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतरते हैं उस वक्त जब मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं उनका साफ तौर पे कहना होता है कि मुलाकात के बाद वो अपनी मीडिया बाइट देंगे और बैठक के उद्देश्य पर वो बात करेंगे। इसी बीच महाराष्ट्र से लेकर यूपी की सियासत में जो हलचल मची हुई है, जो उथल पुथल है, इसी के बीच ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। तो इसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनके संपर्क में है तो उन्हें ले जाइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाते हुए नजर आए। साफ तौर से उनका कहना था कि सपा के कई विधायक उनके टच में हैं। तो वहीं अगर बात की जाए जिसके बाद सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि अगर आपके संपर्क में है तो आप ले जाए। जिसके ठीक बाद सुनील कुमार साजन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे हैं, प्रवक्ता हैं, उनका ट्वीट आता है। उसमें साफ तौर से सुनील कुमार साजन ओम प्रकाश राजभर पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ट्वीट में साफ तौर से लिखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जाना चाहते हैं मगर बीजेपी उन्हें लेना नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी उनका हमेशा सम्मान की है और इस बात को कहते हुए साजन कहीं ना कहीं चुटकी लेते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह लगातार समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नजर आती है, अब कहीं ना कहीं सपा ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और ओम प्रकाश राजभर पर लगातार सपा नेताओं की तरफ से ट्वीट का दौर जारी हो चुका है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज मुलाकात केसीआर से होगी। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव हैदराबाद के दौरे पर है। 2024 चुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठकें की जा रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैदराबाद पहुंचे जहां वो केसीआर से मुलाकात किए हैं। देश भर में लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है। वहीं इसी बीच लखनऊ में एनआईए की छापेमारी में 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। बता दें कि एनआईए ने एक संदिग्ध मकान पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सामान भी जब्त किया गया है। वहीं ये संदिग्ध आईएसआईएस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 4 संदिग्ध को एनआईए ने गिरफ्तार किया है जिसका कनेक्शन आईएसआईएस से बताया जा रहा है। एनआईए की लगातार छापेमारी चल रही है। देश भर में लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है। वहीं इसी बीच लखनऊ में एनआईए की छापेमारी में 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एनआईए ने संदिग्ध मकान में छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सामान भी जब्त किया गया है। वहीं ये संदिग्ध आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, लगातार एनआईए की छापेमारी की जा रही है, वहीं लखनऊ से 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से एनआईए की जो छापेमारी चल रही है उस छापेमारी के दौरान मुंबई और पुणे में जिस तरीके से छापेमारी हुई है वहां से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की बात की जाए, उन गतिविधियों में जो लोग शामिल थे उनके आधार पर यह छापेमारी शुरू हुई है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो वहीं अगर बात की जाए कि ये छापेमारी कब से शुरू हुई है, क्योंकि जैसा कि मालूम है आपको कि दिल्ली में एक दंपति को हिरासत में लिया गया था जिनके पास से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज मिले थे, उसके साथ ही जो डिजिटल
की बात की जाए, डिजिटल कुछ साक्ष्य मिले थे, उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी में जिस तरीके से पूछताछ की गई थी, तो पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि उन लोगों की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली के तिहाड़ जेल में अब्दुल्ला बंद है, जिसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बातें सामने आई थी, आईएसआई से जुड़े होने की बात सामने आई थी, उससे भी इन लोगों का साफ कनेक्शन नजर आया है। इसके साथ ही जिस तरीके से 4 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके साथ जिस तरीके से जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो खुफिया एजेंसियां लगातार अपनी छापेमारी कर रही है। इसी छापेमारी के बीच जो यूपी एटीएस की टीम है, एटीएस की टीम ने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है। और उनके पास से भी जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बीच में, तो यूपी एटीएस ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की थी, उनमें से एक जो शख्स है, उसके पास से जो गतिविधि मिली थी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले थे, उसके द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिविटी दिखाई जा रही थी। और एक्टिविटी पे जो युवा वर्ग है, उसको जो है लगातार बरगलाने की चीजें थी, उनको जो है एक समूह में शामिल करने की जो बातें थी, वो सामने आ रही थी। फिलहाल जो एटीएस में एनआईए ने छापेमारी की थी, जहां पर कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं, डिजिटल सामान भी जब्त किए गए हैं, क्या कुछ वो है? देखिए नंदिनी जी, ये साफ है कि जिस तरीके से एनआईए के अधिकारी के द्वारा जो बताया जा रहा है, वो बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से जो एक संदिग्ध मकान पे छापेमारी की गई थी, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके दंपति की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें जो पूछताछ हुई थी, पूछताछ में जो खुलासे हुए थे, उसके बाद एक जो संदिग्ध सामने आया था, उसके मकान पे जिस तरीके छापेमारी हुई, वहां से जो दस्तावेज मिले हैं और जो डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, उसको भी कब्जे में लिया गया है। इसके साथ उसको ये देखा जा रहा है कि आखिर उन डिजिटल साक्ष्य से संबंधित जो और लोग हैं, उनकी भी पूरी कड़ी तैयार की जा रही है। उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि जो 4 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें भी एक बड़ी चीज ये है कि आखिर जो आईएसआई से ये जुड़े होने की जो बात सामने आ रही है कि आखिर इन लोगों का जो पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क कितना फैला हुआ है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि 15 अगस्त भी आ रहा है, और इस दौरान वहां पे सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा होता है, वो एक घेरा मजबूत किया जाता है। उससे पहले इस तरीके की छापेमारी करना और इस तरीके की सफलता पाना अपने आप में एक बड़ी काबिलियत है, क्योंकि इस तरीके की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो भी काफी सक्रिय इस मामले में देखी जा रही हैं। फिलहाल अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं, और इससे पहले जो दंपति पकड़ा गया, और इसके साथ जो तिहाड़ जैसे पूरा कनेक्शन अब्दुल्ला का सामने आ रहा है, तो आखिर इस कड़ी में और कितने लोग अभी शामिल हैं और कितनी गिरफ्तारियां होंगी, ये भी एक अहम सवाल लगातार बना हुआ है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो क्या यूपी एटीएस की छापेमारी लगातार चलती रहेगी? वहीं ये भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से आपने बताया एनआईए ने छापेमारी की है, तो जिस तरीके से इनके तार किससे जुड़े हैं, कहां से इनका कनेक्शन बना है, लगातार इसके बीच के लिए क्या और कुछ छापेमारी की जा सकती है, और किन किन जगहों पर छापेमारी की जा सकती है? देखिए नंदिनी जी, ये साफ है, क्योंकि जिस तरीके से एटीएस है, क्योंकि ये आतंकवादी विरोधी दस्ता है, क्योंकि ये लगातार आतंकियों के खिलाफ अपना काम करती है, क्योंकि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती है, उनके ऊपर इनका लगातार एक्शन होता है। एटीएस और एनआईए जो एक राष्ट्रीय एजेंसी है, क्योंकि ये भी एक खुफिया एजेंसी है, क्योंकि ये एनआईए है, एनआईए के द्वारा जिस तरीके से छापेमारी हुई है, दोनों एकजुट होकर के जो छापेमारियां कर रही है, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो संलिप्त लोग हैं, उनकी छापेमारी, क्योंकि लगातार अब जो गढ़ देखने की बात की जाए, जिस तरीके से आईएसआईएस के जो एजेंट हैं, उनका जो गढ़ देखा जा रहा है, वो लगातार यूपी में काफी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरीके की गिरफ्तारियों की बात की जाए, तो एटीएस ने अब तक लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की थी, लेकिन जिस तरीके से ये जो धारा 144 लागू की गई थी यूपी में, उसके बाद जो छापेमारी चल रही है, मुंबई और पुणे में जो गिरफ्तारियां हुई है, तो कहीं ना कहीं इनका भी कनेक्शन जो यूपी से जो पकड़े गए, इनसे भी कहीं ना कहीं निकलने की जो बात सामने आएगी, क्योंकि अभी इससे भी पूछताछ होगी। जो रिमांड पर लिया जाएगा, रिमांड पर जो चीजें और सामने आएंगी, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर अपनी वेशभूषा बदल करके रह रहे थे, क्योंकि जिन लोगों की 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सोशल मीडिया पर वो लगातार जो है भड़काऊ बयान पोस्ट करते थे। देखिए नंदिनी जी, इसी मामले पे जैसे बताया गया कि सोशल मीडिया जो मामला है, सोशल मीडिया पर जो लखनऊ जो गोंडा से गिरफ्तार हुआ था, वो लगातार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था, और इसके द्वारा युवा वर्ग जो है, उन लोगों को बरगलाने का काम किया जाता था, और इनको एक समूह से जोड़ने का काम किया जा रहा था। वो समूह था आईएसआईएस, क्योंकि इस समूह से जोड़ते हुए जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थे, उनमें इन लोगों को संलिप्त करने की बात की जा रही, क्योंकि इसके साथ ही जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये लोग एक बड़ी साजिश रच रहे थे, लेकिन वो साजिश नाकाम हो गई है। लेकिन
लेकिन इस साजिश के पीछे कौन मास्टरमाइंड या फिर इस साजिश के पीछे और कितना गिरोह के लोग हैं, अभी इन लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। लेकिन जो साजिश थी वो साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन साजिश क्या थी ये अभी खुलकर नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जो अभी रिमांड पर लिया जाएगा, रिमांड के दौरान इन लोगों से जो पूछताछ होगी, पूछताछ में एक अहम खुलासा भी हो सकता है कि आखिर इन लोगों की जो गतिविधियां थी वो गतिविधियां किस ओर इशारा कर रही थी। क्योंकि जैसा कि अगर आपको मालूम है कि जिस तरीके से लगातार जो गतिविधियां हो रही हैं, हिंसा हो रही, कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर के भी इन पर जो है जांच हो सकती है। क्योंकि जो दंपति है उसका जो अब्दुल्ला से कनेक्शन आ रहा तिहाड़ जेल में जो बंद है, उससे भी लगातार जांच हो सकती है। क्योंकि ये लगातार पूरी जो एक कड़ी बनती जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक कड़ी में पूरी जोड़ने की जो संशय जताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सभी लोगों को एक कड़ी से जोड़ते हुए एक बड़ा नेटवर्क खोलने की जो बात कही जा रही है। इस मामले में एनआईए की लगातार जो छापेमारी है उसमें कहा जा रहा है कि छापेमारी एक लंबी छापेमारी होगी और इसमें एक बड़ा नेटवर्क भी टूटेगा। इसके साथ ही जो सुरक्षा का घेरा है वो घेरा भी मजबूत किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका खलीम। तो बता दें कि देश भर में एनआईए की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से 4 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। यूपी एटीएस भी लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।